गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अर्लिंग। स्ट्रेंथ तो भाई बहुत कम है तुम्हारी, 10 बच्चे ही आए हो तुम। 7 बज गए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। गुड इवनिंग। यस, राइट। मैम गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपना वो सारा जो था हमने रिवाइज कर लिया है, कोई टॉपिक बचा नहीं है। बीस तारीख को जो संडे टेस्ट होगा उसमें करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू कर दो, न्यूमेरिकल निकालने शुरू कर दो, क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर दो, ठीक है। अब जाके 25 बच्चे हुए हो, वरना रेगुलर 10 बच्चे क्लास ज्वाइन करता है। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर लो, संडे को टेस्ट है, ठीक है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा है स्कूल में, तो पढ़ा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग कवर करेंगे आज। देखो करंट पढ़ेंगे, करंट स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, मोबिलिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से अपना सेशन प्लान है। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैम जब एक चार्ज मूव करता है मैम एंड जो वो मूविंग चार्ज होता है वो एक तरफ मूव करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैम। फिर हम चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। सही, देखो सही बोला। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखो अगर आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर ही रहे होंगे, बट उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है ना। अगर उस मोशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, उस चार्ज को जो इधर उधर भाग रहा है उस चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, तभी हम क्या बोलेंगे कि अब क्या जनरेट हो गया है? एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता एक करंट बन गया है तुम्हारे सर्किट में, तुम्हारे कंडक्टर में। तो करंट देखो कैसी क्वांटिटी है, है। स्केलर स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। क्यों? इसको कैसे ऐड करोगी करंट को? करंट को जैसे अलजेब्रिकली चीजें ऐड होती हैं ऐसे करंट को ऐड किया जाएगा। करंट को वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा, जबकि इसके पास डायरेक्शन भी है ना। करंट के पास डायरेक्शन है ना, बट इसको भाई करंट के पास डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। यस मैम। हाँ यस मैम। तो आप, हाँ, और इसकी यूनिट है एम्प, करंट की यूनिट है एम्पियर। और करंट क्या होता है? करंट बोलते हैं dq बाई dt। dq बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज q यानी चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी के रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं करंट। अब देखो करंट के पास डायरेक्शन तो है, जैसे सपोज करो ये दो वायर्स है, यहाँ से कोई 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया, तो भाई यहाँ से जाएगा कितना? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। तो तुमने देखो क्या किया, तुमने जितना करंट आया है उतना करंट वापस जा रहा है, तो ये तुमने डायरेक्ट ऐड किया वेक्टर। यहाँ पे कहीं भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो नहीं लगाया। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगता तो इस ए वायर का बी वायर का बीच का एंगल भी लेते थे, कितना एंगल बन रहा है, तब आप वेक्टर लगाते। बट यहाँ लेकिन तुम्हारा जो करंट है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको किस क्वांटिटी में रखा गया है? स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। ठीक है, स्केलर मैम ये टेंसर क्वांटिटी नहीं है ना, अब स्केलर ही है। ठीक है, तुम्हारा स्केलर है ये टेंशन। हाँ बोलो, आवाज ढंग से नहीं आ रही थी। किसकी? यस मैम। आपकी मैम यस मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अब नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला है? इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन। अगर एक पर्टिकुलर रीजन में एक नेट फ्लो है तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बाय डेफिनेशन क्या बोलोगे? I इक्वल्स टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। मतलब यही है कि अगर मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है पर सेकंड में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या हो गया? चार्ज कितना जा रहा है और कितने समय में जा रहा है, यानी पर यूनिट टाइम। ये क्या हो गया? आपका करंट हो गया। अब करंट देखो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ कि बताओ 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक कितना करंट गया। तो इस तरीके का जब मैं करंट पूछूंगी तो ये कौन सा वाला करंट होगा? एवरेज मैम एक टाइम इंटरवल में है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, और इसे बोलते हैं हम एवरेज करंट। कौन सा करंट बोला जाएगा? ये एवरेज करंट एवरेज बोलेंगे। जब से पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूछ रहे हैं कि 1 से 5 सेकंड के बीच में बताओ कितना करंट जा रहा है, तो 1 से 5 सेकंड के बीच में जो करंट है ये एवरेज करंट है। टाइम आप लिखोगे ऊपर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। दूसरा करंट आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? मैं तुमसे बोलूंगी कि 8 टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड। मतलब ये जब समय 1 सेकंड है, मुझे बताओ फटाफट से कितना करंट
पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से। तो आप बताओगे इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास कर रहा होगा, आपने जिस सेकंड में पूछा है हम उसी का बता देंगे। 8 उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आया? एवरेज करंट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, 1 से 5 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 1 से 3 सेकंड। लेकिन जब टाइम आपको इंस्टेंट पे पूछा जाए, जस्ट तुमने अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट करी और जस्ट क्लोज करके बता दो इस सेकंड पे टाइम, इस सेकंड पे कितना करंट है, यानी जब तुम्हारा टाइम इंटरवल नियरली किसके बराबर हो जाए, 0 0 के बराबर, कि कोई भी टाइम इंटरवल रखना ही नहीं है तुम्हें, तो उस करंट को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, देखो डिफरेंशिएशन स्मॉल क्वांटिटी डी क्यू बाई डी। ठीक है, चलो ये वाला बात करो। मैम 2 एम्पियर्स। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा भाई, 4 कूलम अपॉन 2 सेकेंड। तो आपके आई के पास वैल्यू क्या है, क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है, 4 कूलम, समय कितना है 2 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 2 एम्पियर। एम्पियर। 2 एम्पियर। चलिए ये वाला करिए, गलत भी हो सकता है जो आंसर लग रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है कि कितना पास करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, तो यानी एन पूछ रहा है। एन आई क्या है भाई, आई है आपका क्यू बाई टी। आई ऑलरेडी दिया हुआ है 3/3.2 एम्पियर। क्या कह रहा है कि बताओ कितना चार्ज क्रॉस करके गया पर सेकेंड, तो टाइम भी 1 है, तो यहाँ से आप कहोगे कि मैम जो चार्ज है वो है 3.2 कूलम, चार्ज इतना आया। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज किसके बराबर होता है, एन ई के। तो अगर ये मैम 2 into 10⁻19 ए हाँ, ऑप्शन। ये डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 1.6 into 10⁻−19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन। तो देखो ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऊपर 10 की पावर प्लस हो जाएगी 90। तो ये आ गया एन की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यस मैम। चलिए जी ये वाला करिए। तो ये देखो ये कौन सा करंट पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। एवरेज। एवरेज मैम। फाइंड द नहीं मैम वैल्यू। इंस्टेंटेनियस है, एट टी 3 सेकंड है ना, एक इंस्टेंट पे पूछा है। हाँ देखो यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट 3 सेकंड, मतलब इसी इंस्टेंट में बताओ, मुझे इंटरवल है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कैसा करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलता है, डी क्यू बाई डी टी करके। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी करिए। मैम ऑप्शन ए। हाँ देखो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी आप कितना हो जाएगा 280 प्लस बी, है ना। तो करंट कितना आ जाएगा 2, ए की वैल्यू 3, टाइम कितने पे पूछा है 3 सेकंड पे, तो टी की वैल्यू कितना रखोगे 3। हाँ, टी की वैल्यू कितनी है 5, कितना है 23 23। 23 एम्पियर। तो इसमें हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं डी क्यू बाई डी टी करके। वेल डन। चलिए ये वाला करिए, ये कैसा करंट है, मैम ये एवरेज है। एवरेज करंट। हाँ निकालिए फिर। बताओ
एवरेज करंट है, तुम्हें पता है। एवरेज करंट के लिए क्या करोगे फिर? इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेट मैम। करिए करिए। मैम सी ऑप्शन। सी आ रहा है क्या? यस मैम। चेक कर लेते हैं। देखो आई किसके बराबर है? डी क्यू बाई डी टी है। हमें डी क्यू हमें निकालना क्या है? चार्ज, राइट। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? आई डी टी। आई इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट कर दो भाई। कितने से कितने के बीच में करंट पूछ रहा है वो? 1 से लेके 3 1 सेकेंड। to 3। यस मैम। आई दिया हुआ है तुम्हें 3t प्लस 4t स्क्वायर इंटू डी टी। कर दो इसका इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t क्यूब बाई 3। यस मैम। लिमिट 1 से 3 रख लो। तो भाई कितना आ जाएगा ये? मैं यहाँ पे रखती हूँ, देखो। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 3 का 9, राइट। यस मैम। 3 3 ये 27 अपॉन 3 माइनस कितना बनेगा? 3/2 प्लस 4/3। ये हो गया तुम्हारा। इसे सॉल्व कर लो भाई और फर्दर। 9 3 27/2 प्लस 27 इंटू ये 3, इसको और कट कर दो। 9 पे कट गया 3 9 9 3 20 9 चौके 36, राइट। 36 माइनस 3/2 प्लस 4/3। यही आ रहा है क्या? इसको और सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, ये आ रहा होगा। इसको सॉल्व करना फर्दर। 140/3 ही बनेगा, ठीक है। फिर एलसीएम ले लो। तो ये 99 इंटू 3 माइनस 70। 1990 इंटू 3 कितना हो जाएगा? मैम ये 2 के टेबल 280/6 आ गया ना मैम, फिर 2 के टेबल पे 140/3 हो जाएगा। ठीक है, 280/6 आ गया तुम्हारा 140/3। ऑप्शन नंबर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना था, आ गया। ठीक है, वेरी सही आया। अब देखो, अब एक टर्म आती है करंट डेंसिटी। अब करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास होगी डायरेक्शन। और ये कैसे डिपेंड करती है? देखो ये क्या बता रही है। इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू अ कंडक्टर। ये मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कंडक्टर के से कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया। यानी अगर करंट को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी वही तुम्हारा करंट डेंसिटी I/A। ठीक है, अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, एरिया है। इस एरिया से टोटल करंट तो आई जा रहा है ना। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल करंट आई जा रहा है। अगर मुझे निकालना है कि पर यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, इस आई को किससे डिवाइड कर दोगे? एरिया से। और उसी का क्या नाम दे दिया? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी के पास डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी? देखो, आप लिखोगे J = I, यानी इसकी डायरेक्शन लेते हैं ऐसे कि मान लो करंट की डायरेक्शन सपोज करो, करंट की डायरेक्शन मान लो इस तरीके से है I। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। अब A क्या है? फ्लक्स में A को क्या पढ़ा था? एरिया। एरिया वेक्टर। हाँ,
ए को क्या पढ़ा था, एरिया वेक्टर। तो ए का जो तुम्हें डायरेक्शन लेना है वो लेना है एरिया वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, यस रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से तुम्हारा यानी एन वेक्टर बाहर आ रहा होगा जो एरिया वेक्टर होगा। आई कैप और एरिया के बीच में जो भी तुम्हारा डायरेक्शन है वो लेना है। तो J इक्वल्स टू आई अपॉन, देखो कितना बन जाएगा यहाँ से, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, और आई को क्या लिख सकते हो भाई, आई इक्वल्स टू J डॉट ए लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू J डॉट ए। अब J और A के बीच में क्या सही है ना, J इक्वल्स टू आई है और आई किसके बराबर हो जाएगा, J डॉट, बस इतना करना है। अब देखो कि एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है करंट की डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ तो एंगल कितना है भाई, करंट की डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर में कोई एंगल ही नहीं है, तो आई इक्वल्स टू डायरेक्ट हो जाएगा J। ठीक है, इस तरीके से। तो आई का वैल्यू क्या आया, J डॉट ए क्रॉस, ये देखना है। ये ए कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है, ये ए कॉस थीटा तब लिया हुआ है कि मान लो आपने किसी एंगल को ऐसे तिरछा ले लिया, ठीक है, इस तरीके से कोई एंगल है, आप ऐसे इसको इस तरीके से कट किया आपने एरिया को, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ऐसे आउटवर्ड आएगा ना ए डैश, और करंट इस डायरेक्शन में है आई। तो अब हमें एरिया कौन सा वाला लेना होगा, जो बेटा करंट की डायरेक्शन में है, एरिया वो चाहिए जो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो इस ए का कौन सा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में आएगा, ए कॉस थीटा वाला। ये तो कॉस थीटा हाँ, वेक्टर। तो इसीलिए इस एरिया का ए कॉस कंपोनेंट लिया है। तो ठीक, एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो तुम्हारे करंट की डायरेक्शन के साथ आएगा। तो इसलिए आई इक्वल्स टू J डॉट ए, ये करंट डेंसिटी है। करो इसको। मैम जी थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है। यस मैम। क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? नो नहीं यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा अब नहीं होगा शायद, अब एक सेकंड पास में रखे लैपटॉप कई बार ना, ठीक है, अब नहीं होगा, करना इस क्वेश्चन को करो। Ma'am, 8/15. सी ऑप्शन। हाँ जी मैम। हाँ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर ये है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, द करंट डेंसिटी होगी। तो करंट डेंसिटी ये भी पढ़ी है हमने, आई बाय ए होता है। तो ए दिया हुआ है 3/14। एरिया कितना हो जाएगा, देखो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई, रेडियस देखो 0.16 है, तो डायमीटर इतना है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 0.08। तो देखोगे आप 0.08 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3.1 से तो ये कट गया, तो कितना बचा, 1 ये हो जाएगा 0.64। 10 की पावर ये कितनी चली जाएगी यहाँ पर, 10⁻⁴ हो जाएगा ऊपर, है ना। और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 10/64 इंटू 10⁻3। ये कितने पे कट जाएगा भाई, 2 की टेबल में 5/8, 32.
5/8, 5/8। अब देखो ऊपर ये 10 की यहाँ पे ये भी है 100 और काट लो इसको, मान लो इसको 10 की पावर 2 कर दो और ये तुम्हारा 50 है, तो कितने पे कटा 25/4। सॉल्व करते जाओ ऐसे ही। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? ठीक है, तो ऐसे ही फाइनली सॉल्व करोगे तो भाई ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आ रहा है, डी वाला। यस मैम, डी आ रहा है मेरा भी। डी नहीं आ रहा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर है, यहीं पे आंसर निकल जाएगा 10⁴/64। अच्छा ये 0.64 कितना आ रहा था हमारा 0. अच्छा ये इसका स्क्वायर है ना, तो ये भी 0.88 का। अच्छा 0.08 बनेगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 0.0064 बनेगा ना आई थिंक। यस मैम। अब बोलेंगे सारे जने, ये 0.0064 बनेगा। तो यहाँ से अब तुम इसको सॉल्व करो। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थोड़ा कैलकुलेशन में देखिए। ये वाला देखो बैरियर वाला है ये। यहाँ क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है, क्रॉस सेक्शन जिसका साइड लेंथ एल है, करंट डेंसिटी वेरी कर रही है एक एज से दूसरे एज पर इस पे, जहां पर ए और बी आपके कांस्टेंट है। तो पूछ रहे हैं कि करंट बताओ वायर में कितना फंसा होगा। समझ गए? मतलब कि आपके पास वायर ऐसी होती है सिलेंडर फॉर्म में, इस तरीके से होगी ना वायर सिलेंड्रिकल। तो वायर लॉन्ग वायर है, लेंथ भी दी हुई है आपको कि उस वायर की जो लेंथ है वो एल है। उन्होंने ये बता दिया कि करंट डेंसिटी जो वेरी कर रही है ना फ्रॉम वन एज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो इस तरीके से वेरी कर रही है। करंट बताओ आप, तो कैसे बताओगे? देखो J = I/A है, I किसके बराबर हो जाएगा बेटा? J क्रॉस D। अब मैं इसी लिमिट को इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल करंट आ जाएगा, ये DI आया है ना, तो J.DA। अब देखो आपके पास J किस पे वैरी कर रहा है, आप लिखोगे J वैरी कर रहा है A × dx जो गिवन है डॉट DA। यानी अब आपको एरिया चाहिएगा ना, छोटा सा, एक एज से दूसरे एज पे जा रहे हो तो स्मॉल एरिया चाहिएगा, यानी एक छोटा एलिमेंट कट करना पड़ेगा तुम्हें। इस वायर का एक छोटा एलिमेंट कट करिए, तो आप इस वायर का एक छोटा एलिमेंट कट करोगे यहाँ पे। अच्छा लॉन्ग वायर बेटा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, गिवन स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लो, कोई नहीं। इस तरीके से एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन गिवन है, इसका लेंथ L है, ठीक है। तो अब मान लो मैंने क्या किया, छोटा सा एरिया कट कर, मुझे छोटा सा क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा तो मैंने छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट किया, सपोज करो इतना। इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ कितनी आएगी भाई? इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ तो कितनी रहने वाली है? L ही रहेगी, लेंथ में तो चेंज नहीं हो सकता। अब ये एक एंड से मैं मान लेती हूँ कितनी दूरी पर है भाई? x दूरी पर है। ये एक दूरी पे कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, इसका थिकनेस कितना है? dx। तो इसका एरिया कितना बनेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया। यस मैम। हो गया मैम AEBX, एरिया बनेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ तो L है, विड्थ इसकी dx। तो ये हो गया उसका ये एलिमेंट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं भाई? यहाँ पर भी एक छोटा एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो यही कटेगा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट यहाँ कटेगा कंप्लीट L पे। देखो ये वाली लेंथ भी तो L होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो लिमिट कहां से लग जाएंगी? 0 से लेके L तक लग जाएंगी, ठीक है। बोलो यस मैम। ओके नहीं ओके समझ यस मैम। आया? यस मैम। क्या समझ आया? मैम एलिमेंट दी लेंथ किस हिसाब नाल लेनी है, इस कित्थों स्टार्ट होकर कित्थे खत्म करनी है? दोबारा बोलो, तेज बोलो, कुछ नहीं समझ में आया। कैसे लोगी? मैम जब मैं तुझे दस्या कि यह एलिमेंट दी लेंथ कित्थों कट के किद्दां लेनी हैगी, स्टार्टिंग 0 तो क्यों रखी है? हाँ वेरी गुड। तो स्टार्टिंग में 0 से लेके लास्ट तक L तक जा रहे हैं ना, तो इसलिए लिमिट 0 से L लगाया है। जे तुम्हें गिवन था, जो यहाँ पर गिवन है वो वैल्यू रख दी,
छोटा सा इंटीग्रेशन कट करते हैं इसमें जब भी वेरिएबल होती है चीजें। तो यहाँ पर स्केयर था तो वेरिएबल तुमने छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन कट किया तो वो क्रॉस सेक्शन की लेंथ तो उतनी आएगी जितना स्केयर है, फिर से तुमने dx मान ली। इसको आगे सॉल्व करो भाई, कैसे करोगे? अब देखो a और l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा? e की पावर bx इंटू dx। करो इसका इंटीग्रेशन भाई, क्या होगा e की पावर bx का इंटीग्रेशन? यही होता है e की पावर x डिवाइडेड बाय पावर x, राइट? 0 टू l। तो कितना हो जाएगा? al e की पावर कितना आया? bl माइनस b भी बाहर e की पावर 0 कितना होता है भाई? 1। तो ये तुम्हारी आई है आई की वैल्यू। दिस इज योर वैल्यू ऑफ आई। बताओ ये आएगी कि नहीं आएगी इंटीग्रेशन करके? आएगी ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन है वेरिएबल जहां पर तुम्हारी करंट डेंसिटी वेरिएबल है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तुम्हें याद समझना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर है ये वाला आप करेंगे, देखो क्या कह रहा है? वायर का आपके पास क्रॉस सेक्शन है जो राउंड है, ठीक है? राउंडेड क्रॉस सेक्शन है। पहले में स्क्वायर करंट डेंसिटी ऐसे वेरिएबल कर रही है तो आपको करंट बताना है। तो मैं एक काम कर देती हूँ, डी आई जो है आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। अब आपको जे गिवन है ऑलरेडी, आप लिखोगे जे गिवन है सी एक्स स्क्वायर डॉट डी, यानी आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, है ना? यस मैम। हाँ, तो वो डी निकालो वही एरिया। तो मान लो राउंड क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसी वायर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये लॉन्ग में है तो सिलेंडर की तरह भी मान सकते हो, ठीक है? लॉन्ग वायर है, अब पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, समझ गए कि कैसी वायर है? सर्कुलर वायर है, लॉन्ग में इस तरीके से सर्कुलर में है पूरी वायर, है ना? ऐसे तो आप मान लो ये पूरी रेडियस आर है बट इसकी करंट डेंसिटी वेरिएबल कर रही है कहीं से भी, सेंटर से मतलब वेरी कर रही है। ये रहा वेरी विद द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मान लो ये इसकी एक्सिस है, ये अपनी इस एक्सिस से अगर आप मूव करते हो तो आपकी करंट डेंसिटी वेरिएबल है। तो अब मैं क्या करूं भाई, एक छोटा सा क्या कट करें? एलिमेंट कट करें। यस मैम। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेती हूँ। कितनी रेडियस मान लूं मैं भाई? इसकी सेंटर से इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, और जो मैंने ये कट करी है इसकी थिकनेस कितनी मान लें? डी आर है भाई। थिकनेस तो होगी, कुछ ना कुछ वायर है, सर्कुलर वायर है, तो इसकी थिकनेस मान लो डी आर। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर डॉट एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो विड्थ तो बेटा इसकी थिकनेस हो गई डी आर। सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कल की लेंथ होती है सरकमफ्रेंस। तो आप लिखोगे मैम एरिया हो गया 2 पाई आर डॉट डी आर। यही होगा कि नहीं होगा? यस मैम। एरिया आया 2 पाई आर डी आर। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां करोगे बताओ? 0 से लेके 0 टू कैपिटल आर। कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर। कांस्टेंट देखो क्या क्या है? 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओके, एक चीज देखो भाई, अच्छा बेटा एक चीज देखो, ये x क्या बोला है इन्होंने? रेडियल डिस्टेंस x दी है, तो इस r को मैं x ही तो मान लूं। रेडियल डिस्टेंस x है तो मतलब तुम्हें ये डिस्टेंस भी जो गिवन है ना, रेडियस x स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, तो ये आपको x मानना पड़ेगा, x ठीक है ऐसे, क्योंकि ये रेडियस ही तो गिवन थी उसने जो दी है वेरिएबल रेडियल डिस्टेंस, तो हमने रेडियल डिस्टेंस x में ही लेनी है। देखो रेडियल डिस्टेंस वेरी फ्रॉम x, एक्सिस एंड वायर x, तो ये यही दिया उन्होंने, रेडियल डिस्टेंस जो है x दिया हुआ है तो आपने x लेना पड़ेगा। तो 2 पाई सी बाहर आ गया, 0 टू r इंटीग्रेट किया, क्या बचा अंदर? x की पावर क्यूब इंटू dx बच गया। कितना हो जाएगा? 2 पाई सी x की पावर 4 बटे पावर 4/4। 0 टू 4 कितना आ गया भाई? 2 पाई सी 2 पाई सी r की पावर 4/4। तो यानी ये बचेगा यहाँ पे 2, है ना? यही आंसर आएगा। मैम ये 4/2 कैसे आया? कहाँ पे?
कहाँ पे 2 कैसे आया? मैम ये 2 पाई CR की पावर 4 के नीचे 2 कैसे 4 नहीं आएगा मैम? अरे मैंने कैंसिल कर दिया ना, ये 2 हट गया फिर यहाँ से ऐसे। अगर आप 2 लिखना चाहो तो फिर यहाँ पे 4 लिख देना, तभी तो π/2 आया है ना। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट लेना आना चाहिए। तो एलिमेंट हमेशा एरिया के फॉर्म में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। विड्थ हमेशा एरिया में थिकनेस लेते हैं, थिकनेस यानी dx हमेशा, ठीक है। अब क्या है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा बेसिक मोशन इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर्स के अंदर कैसा होता है। कौन समझाएगा भाई, समझाओ। मैम इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर मोशन होता है रैंडम मोशन। मैम वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते मैम, रैंडम मोशन करते हैं। वेरी, देखो अगर आपके पास कंडक्टर रखा हुआ है ना, अगर जैसे कंडक्टर आप जैसे आयरन की बार ले ली आपने, कॉपर की बार ले ली, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बहुत सारे, बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो उनके अंदर रैंडम मोशन कहाँ से आया, एनर्जी कहाँ से मिल रही है उन्हें रैंडम मोशन के लिए, रूम टेम्परेचर से। तो Yes. तुम्हारे जो कंडक्टर्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मोशन कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर से। तो हम क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन। तब तक उनमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, एक रैंडम मोशन है जिसे बोला जाएगा थर्मल मोशन की वजह से है। उस थर्मल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, एक वेलोसिटी आएगी। भाई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मूवमेंट है तो वेलोसिटी है, बट वो वेलोसिटी किसकी वजह से है, एक थर्मल मोशन की वजह से। तो तब उसे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी है, कैसी वेलोसिटी है बेटा, थर्मल वेलोसिटी है। हाँ, अब देखो लास्ट लाइन क्या कह रही है कि ये थर्मल वेलोसिटी जो है नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं देती है कंडक्टर्स को। इसका मतलब क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब ये है, देखो ऐसे समझो, कैसे समझोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यहाँ देखो, ये तुम्हारा मोशन है रैंडम मोशन थर्मल एनर्जी की वजह से। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है, कितनी होती है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी होती है थर्मल मोशन की वजह से। अब है क्या, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं भाई, एटम्स, आयंस होंगे। ये एटम है, ये आयन है। इलेक्ट्रॉन बार बार इनसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो तो एटम के बाहर आ गया। तो एटम के बाहर आ गया तो बार बार वो तो टकराएगा एटम से। तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से रैंडम मोशन कर रहा है, ये रैंडम मोशन करके गया, ये यहाँ पे टकराया, यहाँ से जाके ये फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकरा के ये वापस अपनी पोजीशन पे ही आ जाएगा। मतलब जहां से चला वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इलेक्ट्रॉन की, 0। मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करे जा रही हूँ। इस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि सारे थर्मल मोशन में होते हैं। तो थर्मल मोशन में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चलेंगे, टकराएंगे, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देंगे। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, 0 डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी में आप क्या लेते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। इसकी ये एवरेज वेलोसिटी किसकी 0 हुई है, इलेक्ट्रॉन की मैम। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 हो गई। अच्छा, और कैसे समझ सकते हो इसको, ऐसे समझो कि मान लो ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से बेटा मान लो 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या कर गए, एंटर कर गए। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, रैंडम मोशन है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। नेट चार्ज अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा बताओ नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ इस क्रॉस सेक्शन से, तो क्या करोगे मैम, 2 आए 2 चले गए, कितना आया, 0 आया ना, 0 मैम। नेट चार्ज अगर मैं पूछूं कि बेटा नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ बताओ,
तुम कहोगे मैम जीरो, दो आए दो चले गए, क्या करें, जीरो आ गया तो जीरो आ गया, तो जीरो ही है। इसीलिए तुम्हारा नेट चार्ज जो फ्लो आता है कितना आता है, अगर जब तक आप कोई भी करंट में जब तक आप एक फ्लो सेटअप नहीं कर देते पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब तक तुम्हारा करंट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। समझ गए, इसलिए जीरो होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जीरो थी। मान लो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो कितनी आएगी? जीरो फिर मैम। भी जीरो ही होएगी ना क्यों? मैम, क्योंकि उनकी भी कोई मैम पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहे हैं ना मैम, वो भी जहां से जा रहे हैं वहीं आ रहे हैं। और कोई क्या कहना चाहता है इसमें? अर्लिन क्या कहना चाहती हो? मैम सोचते पे हैं हजे किद्दां दसी मतलब। ठीक है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है लैंग्वेज, तुम पंजाबी में ही बोला करो सारे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो इस सब अगर तुमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन अगर अपनी वेलोसिटी जीरो कर रहा है तो सबकी मिला दोगे तो सबकी एवरेज वेलोसिटी तो वैसे भी जीरो आनी है, तो इसीलिए सबकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की डायरेक्शन को काट देगा और कुछ निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछी जाए कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज थर्मल स्पीड पूछी जाए तो स्पीड कितनी है, 10⁶। अब देखो, अब हमें करंट सेटअप करना है। करंट सेटअप करने के लिए इन सबको एक डायरेक्शन में भगाना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में भगाने के लिए हम क्या सेटअप करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे गाय भैंसों को चराने लेके जाते हैं ना, कि भाई उनको पता है कि वहां पर मुझे घास मिलेगी खाने के लिए, तो सारी एक ही लाइन में चलती है ना, सब एक लाइन से जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर तो एक पोटेंशियल सेटअप कर दोगे। तो पोटेंशियल सेटअप करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे बताओ, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप डायरेक्शन। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही काम कर रहा है, उनपे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना चाहेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे। तो हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। यस मैम। हाँ, अच्छा अब देखो ड्रिफ्ट, अब बात करते हैं। अब क्या होगा कि मान लो अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा एक एटम से टकराएगा, फिर ये एक एटम से टकराएगा। अब की बार ये टकरा के क्या करेगा, ए पोजीशन पे जाने की बजाय किसी और पोजीशन पे चला जाएगा, मान लो बी पे, ये ए पे नहीं गया। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस आया है इसे क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ने अब की बार कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी है, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, देयर इज सम नेट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। देयर इज सम डिस्टेंस और इसी को ड्रिफ्ट बोलेंगे। और ये जो ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट आया है, उसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब देखो क्या है भाई, आप लिखोगे कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है क्यू। अब ये चार्ज पार्टिकल का फोर्स बेटा नेट फोर्स है ना, अब कोई और फोर्स भी नहीं लग रहा। बताओ क्या कोई और फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल्स पे, नो मैम, कोई फोर्स नहीं लग रहा।
तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स किसके बराबर होता है? ma के बराबर। तो एफ नेट को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? क्यू ई एम ए। तो देखो एक्सीलरेशन आ गई, किसके बराबर आ गई? माइनस क्यू ई अपॉन एम। माइनस चार्ज क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सीलरेट तो होंगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये तो हमें पढ़ ही चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगा। तो इसका मतलब पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई एक्सीलरेशन। यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉन के पास सेम एक्सीलरेशन है कि नहीं है? है ना? हर पार्टिकल के पास सेम एक्सीलरेशन। तो देखो होगा क्या, ये कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर के पास थर्मल मोशन की वजह से भी कोई स्पीड होगी। मान लो ये यहाँ पर है, थर्मल मोशन की वजह से स्पीड। अब इसके पास जो एक्सीलरेशन है वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ना। देखो एक्सीलरेट, मान लो ये यहाँ से टकरा के यहाँ आया ये पार्टिकल, अब इसके पास एक्सीलरेशन तो इसी डायरेक्शन में रहेगी ना। अब मान लो ये पार्टिकल यहाँ से टकरा के यहाँ गया, अब यहाँ बेशक पहुंच जाए बट एक्सीलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है ना। यहाँ से नेट एक्सीलरेशन इसका सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन विल बी ऑन द सेम डायरेक्शन। तो ये होगा। अब देखो मान लो किसी भी पर्टिकुलर आपको वेलोसिटी निकालनी है, आप लिखोगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब मैं सबकी निकाल रही हूँ, जितने भी मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है उन सबकी वजह से निकालती हूँ। देखो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी कर दोगे भैया? 0। तो v किसके बराबर आ गया? एक्सीलरेशन आपने निकाली 2e/f इंटू t। तो यही आपकी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें t टाइम को क्या बोला गया है? t टाइम कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा अगर पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देखो कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो कितनी कम है। और थर्मल मोशन देखो लगभग तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है। 10⁻⁴ कितना होता है? 8 होती है ना। 10⁻⁶ तक मूव कर रहा है थर्मल मोशन से, कितना फास्ट मूव कर रहा है। और ड्रिफ्ट स्पीड देखो कितनी कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो नहीं होती मैम जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं मैम, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं मैम उस डायरेक्शन में मैम जिस स्पीड से भी फ्लो कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं हुई? हाँ वही होगी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो उस एक्सीलरेशन की वजह से आई, जो उस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी गेन करी है ना तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ने, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट आएगा। जो थर्मल मोशन की वेलोसिटी है ना उसके पास किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी हम 0 मानते हैं क्योंकि उसकी वजह से नेट अगर इलेक्ट्रॉन को देखोगे 5 मिनट के लिए, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन पे मोशन आ रहा है, जो भी उस इलेक्ट्रॉन पे डिस्टेंस आ रही है वो सब 0 होती है। जो भी आएगा वो सब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आएगा। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई किसकी वजह से है? एक्सीलरेशन की वजह से। तो इसीलिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ देखो इसके टर्म्स में आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आया है 2e/m, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैम जो आपने ये पीछे डायग्राम में मैम बताया है कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मैम, ये आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट बताया मैम, ये भी मुझे पता चला। ये इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहाँ से है कंसेप्ट? इसमें ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया? मैम वो तो पता चल गया, लेकिन आपने कहा मैम ए से बी तक का थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है मैम, ये बात नहीं पता चली। इसमें क्या बताया आपने? अच्छा ये पता नहीं चली। देखो ड्रिफ्ट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ना, पहले वाले में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0। अगर यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी पे कुछ ना कुछ निकल के आएगी। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये चीज है। ओके मैम अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वेलोसिटी टेम्परेचर, हाँ जी मैम, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि कोलिजन्स मैम फास्ट हो जाएंगी। हाँ रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा।
रिलैक्सेशन टाइम देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, QE by m into t। और टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन कि दो कोलिजन होने में कितना समय ले रहा है ना। रिलैक्सेशन टाइम देखो कि दो Time सक्सेसिव interval कोलिजन, हाँ ये रहा, देखो दो सक्सेसिव कोलिजन होने में कितना समय लगेगा, एवरेज टाइम यही है। अब देखो अगर मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, कोलिजन फटाफट होंगे, फटाफट होने की वजह से टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। टाइम इंटरवल कम हो गया तो ड्रिफ्ट देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी टाइम पे नहीं डिपेंड कर रही, वेलोसिटी तो सिर्फ इतनी है ना QE by m, वो टाइम आ जाएगा कि आपको किस समय पे चाहिए, तो वो टाइम कम हो गया ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है QE by m into t। आपको किस समय पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ये तो उसकी बात होगी ना कि आप पहले 3 सेकंड में कितना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज टर्म है, वो नहीं घट बढ़ सकती, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यही रहेगी 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। वो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड होगा, वो घटेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं डिपेंड करेगी तुम्हारे उस पे, टाइम पे, सॉरी टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या लिख रहा है, समझ में आया ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो QE by m into t है, t टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, बस इतना है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज स्पीड है जो कि पार्टिकल ने अटेन करी है, देखो एवरेज है, ये एवरेज वैल्यू है, सच एज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक whenever we applied potential difference to a conductor, all randomly moving electrons shifted in a particular direction। तो जैसे कि तुम सेकंड वाले ग्राफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यही पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, तुम्हारी ड्रिफ्ट स्पीड, ये हमने निकाल ही लिया था। ड्रिफ्ट स्पीड किसके बराबर है, ये E by m into टाउ, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। फिर एक टर्म आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी आता है कि तुम्हारा चार्ज पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना मूव कर सकता है ना। देखो मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पुल की वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना मूव कर रहा है किसी मीडियम में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना पुल हो पा रहा है। अब मान लो कंडक्टर की जगह इंसुलेटर में लगा दो, मेरी बात सुनो, कंडक्टर की जगह अगर इंसुलेटर में लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, मैम मूव ही नहीं करेगा, नहीं बैड कंडक्टर होगा ना। मैम उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं होंगे मूव करने के लिए। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंड कर रही है कि किस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव करा पा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके बराबर है, मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, आप लिखोगे मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अभी वैल्यू कितनी निकाली थी, E अपॉन m टाउ, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड, सॉरी मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, E अपॉन m इनटू टाउ। मेन किस पे डिपेंड करती है, देखो चार्ज अपॉन मास के रेशियो पे। समझ में आया, अगर कोई पूछे मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन मेजरली डिपेंड किस पे कर रही है, आपने फॉर्मूला लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिमूव हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई नहीं कॉन्सेप्ट, तो वो मेजरली डिपेंड कर रही है E/M के रेशो पे, कि आपके पास जैसे मान लो तुम्हारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास क्या होगा, मैम प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा ना, यस यस मैम। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा तो तुम्हारे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो इनवर्सली हो रेशो जाएगी। पे है। मैम कम हो जाएगी। हाँ, मास ज्यादा तो तुम्हारी मोबिलिटी कम, तो इसीलिए तुम्हारा प्रोटॉन क्या होता है, ज्यादा मूव नहीं कर पाता, बट इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। तो मोबिलिटी जो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली चार्ज और मास पे डिपेंड कर रही है, याद रखना, चार्ज और मास से निकालोगे। फिर एक तुम्हारा रिलेशन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। क्या रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंड करते हैं, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, हाँ देखो, मान लो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ये मैंने पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन कट किया, मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने कट किया है इसका एरिया ए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो अपनी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल में यानी dt टाइम में कितना चार्ज पास होता है, तो भाई कितना चार्ज पास होगा बेटा, इससे कितना चार्ज पास होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनसे n की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, है ना, Ne, उसका एरिया कितना है, आप एरिया लिखोगे, कितने समय में पास करे हैं और कितनी वेलोसिटी है वो लिखोगे, वेलोसिटी इनटू dt। तो यहाँ से देखोगे कि तुम्हारा dq/dt है यानी करंट, वो किसके बराबर आ गया, NEA/VD के बराबर आ गया, ठीक है। dq/dt किसके बराबर आ गया, NEA/VD। ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से करंट निकालोगे ना, dq, देखो भाई तुम्हें dq चाहिए, कितना करंट, कितना चार्ज गया है, तो कितना चार्ज गया है वो तो लिखोगे ना, देखो यस आप यहाँ लिखोगे I होता है dq/dt, तो अभी तुम्हें dq लिखना है, तो dq कितना है भाई, आप लिखोगे dq कितना गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n, कितने एरिया से देख रहे हो आप, ए एरिया से, कितनी स्पीड से जा रहे हो, ये देखेंगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, dt यहाँ चला जाएगा, तो dq आ गया तुम्हारा NEA/VD इंटू dt, और dq/dt अगर ले आओगे तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, करंट, तो करंट कितना आ गया बस NEA/VD, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी करंट है। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो कितना करंट जनरेट होगा, तो इतना करंट जनरेट होगा, ठीक है। Ne यानी चार्ज, A इज एरिया एंड V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये रिलेशन रटा होना चाहिए, I इक्वल्स टू NEA/VD, रटा जाएगा, ये तुम्हें रटना है बैठ के, याद रखना है, तो सपने में भी उठते मैं पूछूं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, तो फटाक से आना चाहिए मैम NEA/VD, ठीक है। चलो ये वाला करो, मैम ऑप्शन डी। मैम सी ऑप्शन आ रहा है। किसी का B आ रहा है, किसी का C आ रहा है, मैम और बी एक आ रहा है। करो,
चलो मैम बी। मेजर सी। सारी जनता बी के साथ है, तो हो सकता है बी ही आंसर हो। तो नहीं बेटा गलत है, गलत है। सी आ रहा है, सी आ रहा है, गड़बड़ करते हैं लोग। डी ऑप्शन। बी नहीं है ना, सी है, सी ऑप्शन है, गलत कर दिया भाई। You guys did some error. करंट है 20 एम्पियर का, स्क्वायर मीटर एरिया दिया हुआ है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, if the number of free electrons per cubic meter is 10 to the power 29, find the drift velocity. The number of electrons per unit cubic meter is this. drift velocity निकालनी है। तो 10 की पावर 29 क्या है, देखो आपने लिखा I इक्वल्स NEAPD, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो ये N है, ये कौन सा N है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 10 to the power 29 याद रखो। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले में रख दो आपने में I इक्वल्स टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई I अपॉन NEA के बराबर, करंट तुम्हारा 20 है, ठीक है, N कितना है 10 to the power 29, एरिया कितना है 10 to the power -6, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19। क्या दिक्कत आ गई इसमें, करो कितना आ रहा है, मैम मेरा सी ही आ रहा है ऑप्शन। तो सेम वैल्यू यही तो रखी है आपने, एन रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख दिया, एरिया रख दिया, ठीक है। तो बस नॉर्मल सॉल्व करनी है चीजें, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस। ये वाला करिए। करो, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन है, नंबर डेंसिटी दी है। अब नंबर डेंसिटी क्या है यहाँ पे, मैम ये पहचान, एन है, नंबर ऑफ, यही है ना, एन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को नंबर डेंसिटी बोला है, यानी स्मॉल एन गिवन है। कौन सा एन गिवन है, स्मॉल एन और कैपिटल एन, हाँ डायरेक्ट स्मॉल एन गिवन है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखो नंबर डेंसिटी कितनी थी, कहाँ गया नंबर डेंसिटी, 9 to the power 28, सीधा वही वैल्यू रख दी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी का मतलब यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कई बार नंबर डेंसिटी से भी मिल जाएगा। मैम ऑप्शन ए आ रहा था आंसर। इसका हाँ बेटा जी, ये आ रहा है, ये वाला करो। तो
तो कह रहा है कि करंट आई फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। अगर हम करंट को 2i कर दें और थ्रो द सेम मेटल बट एरिया ऑफ फ्रैक्शन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? मैम ठीक है। वी आएगी। सेम ही रहेगी मैम। मैम सेम। सी ऑप्शन। एरिया डबल किया है, कर दिया ना? यस ठीक है, मैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अच्छा, ये वाला करो। कल हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे और सीरीज पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो शुरू कर देंगे। इसके पीवाईक्यू करके अच्छे अच्छे 4-5 और वी विल मूव टू सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। डीपीपी शेयर कर दूंगी, वो कर लेना। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। VD by E। राइट, चली गई। मैम 5 आएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मैम। ए आ रहा है, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ए ही आएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला, सॉरी मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया हुआ है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल अभी तुमने लास्ट चैप्टर में कल ही पढ़ाया था, कल परसों में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है भाई? डीवी बाई डी आर। अब वो तब जब वेरिएबल हो, है ना पोटेंशियल। अगर डायरेक्ट लिखना हो तो ई किसके बराबर हो जाता है? वी बाय एल के। ठीक है, यानी वी अपॉन एल। इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय एल के टर्म्स में रखा, पोटेंशियल 5 गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है? 0.1। तो ये लेंथ यहाँ पर ऊपर चली जाएगी 0.1, तो म्यू शुड बी 5 माइक्रो मीटर स्क्वायर, वो पूरी यूनिट है जो भी। ठीक है, ये ऑप्शन। अब देखो, अब अपना आता है बेसिक अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ वैलिड होता है आपका बेटा कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, और कंडक्टर्स के लिए भी कब वैलिड होगा? ना तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ना वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, ना करंट ज्यादा होना चाहिए। मतलब ओम्स लॉ तुम्हारा फेल हो जाता है एट हाई टेम्परेचर्स, कंडक्टर्स में भी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि पहली बात तो मैं कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल हूँ, किसी और के लिए एप्लीकेबल हुई नहीं। तो कहता है कि मान लो अगर आप किसी भी कंडक्टर में करंट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना ही पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना करंट धीरे धीरे बढ़ाओगे उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई? V बाय I is directly proportional to V। I is directly proportional to V। और ये किसके बराबर आ जाएगा? I equals to V by R। R क्या है तुम्हारा यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट किसके लिए वैलिड है? ओम्स लॉ के लिए, जो कि कंडक्टर्स के लिए बस। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स में वैलिड नहीं है। ओके, अब बात आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो यहाँ पर तुमने एक कांस्टेंट यूज किया है, आर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बताओ?
ये रेजिस्टेंस पहली बात तो आई और वी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कई बार बच्चे देख लेते हैं ना वी इक्वल्स टू आर आई, अच्छा तो यानी आर को अगर वी को बढ़ाएंगे तो आर के साथ भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो पहली बात आर इंडिपेंडेंट है किसके, पोटेंशियल और करंट के, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां से देखो आप, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड करंट ऑल्सो, इनके इंडिपेंडेंट है। तो वो तो ठीक है, रेजिस्टेंस इसके तो इंडिपेंडेंट है, फिर डिपेंड किस पे करेगा, देखो टेम्परेचर पे करेगा, यहाँ लिखा हुआ है, साइज ऑफ कंडक्टर, और किस पे करेगा, मटेरियल करेगा ना। रेजिस्टेंस, अरे देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, कोलिजन ज्यादा हो जाएगा तो मतलब करंट, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब यही तो है ना कि करंट के फ्लो होने में रुकावट आ रही है, और वो रुकावट क्या है, कोलिजन। जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सेकंड आता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना गुड कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा भाई, है ना। जितना गुड कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ज्यादा होंगे तो उसका रेजिस्टेंस उतना कम। तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे भी, और किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब कि लेंथ कितना लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। गॉट इट। यस मैम। अब देखो ओम्स लॉ में क्या होता है, हम वी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। ये वी आई का ग्राफ जो है इसका स्लोप क्या देगा, देखो स्लोप क्या होगा इसका, वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, अभी देखा हमने रेजिस्टेंस, देखो V इक्वल्स टू आई आर, और स्लोप में क्या आता है भाई, V अपॉन आई, तो V अपॉन आई क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस, है ना। तो यानी अगर मैं इसका स्लोप निकालने जाऊं थीटा, यानी ये तुम्हारे परपेंडिकुलर बनेगा, थीटा का देखो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है तुम्हारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, बेस क्या है करंट, तो V अपॉन आई विच इज स्लोप, वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है, रेजिस्टेंस के बराबर। यानी वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो कंडक्टर्स बना देते हैं, एक कंडक्टर ए एक कंडक्टर बी। अब पूछते हैं कि बताओ इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कैसे निकाल पाओगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसके एंगल से, है ना। जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, हाँ या ना, मतलब टेन थीटा से हाँ टेन थीटा से निकालना, मतलब स्लोप जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो वी आई कर्व है, अगर बेटा ये आई वी कर्व होता तो क्या करते, मैम जिसका कम नीचे होगा। नहीं नहीं, आई वी कर्व क्या देगा फिर, देखो अगर ये कर्व ऐसे हो जाए, आई वी कर्व, तो अभी हमने पढ़ा है देखो वी आई वी कर्व है, यानी इसका स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ आई आएगा 1/r। तो टेन थीटा, हाँ वेरी गुड। तो देखो टेन थीटा क्या आएगा, वी अपॉन आई आया ना, सॉरी आई अपॉन वी आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आई है ना आपकी बार, और यहाँ पर आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, आई बाय वी। अब पोटेंशियल क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस किसके बराबर है, देखो वी अपॉन आई के, V इक्वल्स टू आई आर से रेजिस्टेंस तो V बाय आई आर है, तो यानी ये क्या दे रहा होगा, 1/r, ठीक है। और 1/r को बेटा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या, स्पेसिफिक कंडक्ट, हाँ 1/r होता है कंडक्टेंस, इसका अपोजिट कि कितना करंट, रेजिस्टेंस का मतलब है कितना करंट कम फ्लो होगा, कितना अपोज करेगा, कंडक्टेंस का मतलब है कितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो आई बाय वी का कर्व क्या देगा, कंडक्टेंस, याद रखना। और कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं भाई, जी से, इससे कैपिटल जी से, ठीक है।
मैम ये तो गैल्वेनोमीटर का साइन नहीं होता। होता है बट कंडक्टेंस का भी होता है, ठीक है। कंडक्टेंस को भी शो कर देते हैं। जी से नहीं, तुम सी से कर लो, शो की बात है तो ठीक है, किसी से भी शो कर लो आप। चलो पर समझ जाओ कि जो ये कर्व है ये क्या होता है। 10 अगर ये इसको रिवर्स कर देते हैं तो 1/r आएगा जो कि कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखो क्या थी, ये बताता है कि कोई भी तुम्हारा मटेरियल है, इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेजिस्ट कर पाती है। तो रेजिस्टेंस एक चीज है, रेजिस्टेंस एक है, रेजिस्टिविटी क्या डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इसका मतलब है आपके पास अगर इतना बड़ा मटेरियल है ना, अगर आपने उसमें से इतना छोटा स्पेसिमेन भी कट किया, उसकी भी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इस सारे मटेरियल के जैसी ही होंगी। इसका मतलब ना तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रही, ना एरिया पे डिपेंड कर रही, ना किसी के शेप पे, ना साइज पे, ना क्रॉस सेक्शन पे। समझ गए इसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी अगर आप कितने बड़े, जैसे आयरन है, उस आयरन का छोटा सा भी हिस्सा लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी पाएगी, किसी और पीस को कट करोगे तो उसकी भी इतनी पाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है ना। और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। समझ गए। यस मैम। तो रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर एंड मटेरियल। मटेरियल। हाँ। तो देखो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आएगी, आपके पास एक फॉर्मूला सुना होगा तुमने, रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले के बराबर है, रो लेंथ अपॉन एरिया। सुना है, यस मैम। यस रो एल अपॉन यस मैम। रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे भाई डिपेंड करता है। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, आर ए अपॉन एल। अब देख के तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो लगेगा कि एरिया इंटू लेंथ में डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअली में नहीं कर रही, ठीक है। रेजिस्टेंस तो कर रहा है डिपेंड, आर तो डिपेंड करेगा लेंथ और एरिया पे, बट रेजिस्टिविटी नहीं करेगी, ठीक है, डिपेंड नहीं करेगी। देखो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, इट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट, नो मैम। नो मैम। ठीक है। ओके, तो कल की क्लास में हम लोग PYQs करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस का लास्ट वाला फॉर्मूला देखा है ओम्स लॉ पे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है एवरीवन। लाइट चली गई वैसे भी मेरे यहाँ पे। ओके यस मैम। चलो, ओके बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय मैम। मैम। मैम बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। यू मैम। गुड नाइट।